Hello everyone, and welcome to our new lecture on Boolean algebra. Okay, so I think this part we have already covered. Okay, so with the help of two variables, how many combinations we get? That is four. उन फोर कॉम्बिनेशन से आपको कितने डिफरेंट बूलियन फंक्शन मिल सकते हैं? दैट इज 16. तो F0 to F15 हमारे पास 16 फंक्शंस हैं. ठीक है. अच्छा, आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा पल्सेस के बारे में. बेसिकली जो हायर पल्स होते हैं पॉजिटिव लॉजिक में, वो +5 वोल्ट के वोल्टेज होते हैं, +5 वोल्ट पॉजिटिव लॉजिक में. और नीचे वाला जो होता है बिलो बिलो +3 वोल्टेज. ठीक है. इससे नीचे का वोल्टेज है तो उसको जीरो की तरह से ट्रीट किया जाता है. ठीक है. एक ये चीज़ है स्टेयर गेट लॉजिक. हम बेसिकली एक्सऑर गेट को कहते हैं. क्यों कहते हैं आगे जब आप एक्सऑर गेट पढ़ोगे you'll know about that. ठीक है. एक आपका होता है एक्स नॉर गेट. बेसिकली एक्सऑर का कॉम्प्लीमेंट होता है. ठीक है. और इसका मतलब क्या होता है? एक्स नॉर गेट विल रिटर्न यू 1 इफ योर बोथ इनपुट्स आर सेम. तो अगर 0 0 है तब भी एक्स नॉर 1 रिटर्न करेगा, और 1 1 है तब भी आपका एक्स नॉर 1 रिटर्न करेगा. बाकी बाकी के 0 1 या 1 0 के केस में 1 0 के केस में आपका सेम आउटपुट आएगा, दैट इज 0. ठीक है. और ये आपको ऑलरेडी पता है. जस्ट वेरीफाई दिस. ये आपका इम्प्लीकेशन ऑपरेटर है. ठीक है. एक्स इम्प्लीकेशन वाई एंड वाई इम्प्लीकेशन एक्स. ठीक है. ये दोनों वो हो गए. और इन्हीं इम्प्लीकेशन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, डिमार्गन थ्योरम यूज करके अगर आप इनका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये होता है इनहिबिशन ऑपरेटर. ठीक है. और बुलियन अलजेब्रा में, नॉट इन प्रोपोजिशनल लॉजिक. प्रोपोजिशनल लॉजिक में तो सारे हर तरह के लॉजिक होते हैं, बट बुलियन अलजेब्रा में बेसिकली हम उन्हीं लॉजिक्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं फंक्शन का, उन्हीं ऑपरेटर्स का यूज करते हैं जो एटलीस्ट कम्यूटेटिव या फिर एसोसिएटिव हो. ठीक है. तो जैसे एंड ऑपरेटर आपका कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों है, और ऑपरेटर आपका कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों है, तो हम उनका इस्तेमाल करते हैं. इम्प्लीकेशन और इनहिबिशन ऐसे ऑपरेशंस हैं, ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि ना तो कम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव है. तो इसलिए हम इनका इस्तेमाल बूलियन अलजेब्रा में नहीं करते. ठीक है. और ये फंक्शन हमने कुछ इसमें से ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे. इन दो वेरिएबल के बेसिस पे आपके कितने फंक्शन बनते हैं. जस्ट जस्ट गो थ्रू दिस नोट्स. ठीक है. आपको पता लग जाएगा. ठीक है. कौन सा जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो उसका क्या नाम है, उसको ऐसा क्यों बोलते हैं. ठीक है. यू विल फाइंड आउट. ठीक है. तो जैसे F3 आप देखोगे तो F3 की वैल्यू जो है विच इज एग्जैक्टली सेम एज x. ठीक है. तो F3 को हम सीधे x लिख सकते हैं. ठीक है. सिंपली F5 को देखोगे, F5 विच इज दिस वन. F5 को जब आप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम एज y. ठीक है. तो इसीलिए इसमें दो कोई ऑपरेटर्स का यूज नहीं किया गया है. ठीक है. दे आर बेसिकली बफर ट्रांसफर्स. ठीक है. अच्छा. यहाँ से आप सारे फंक्शन वेरीफाई कर लोगे. जस्ट गो थ्रू दैट. अब ये क्या होता है, अगर यहाँ पे इस ट्रायंगल में यहाँ पे बबल है तो वो आपका नॉट गेट होता है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन इंट्रोडक्टरी क्लास. इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया हुआ है. अगर यहाँ पे कोई बबल नहीं है तो ये सिंपली बफर होता है. बफर का मतलब क्या होता है कि दिस विल सिंपली एम्पलीफाई योर सिग्नल. तो अगर यहाँ पे x आ रहा है, थोड़ा वीक सिग्नल है, तो उसको एम्पलीफाई करेगा, बट रिजल्ट सेम ही रहेगा. मतलब x इनपुट आया तो x ही बाहर जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट इनपुट गया तो x कॉम्प्लीमेंट ही बाहर आएगा. यानी कि जो इनपुट है वही आउटपुट निकल के आएगा बफर से. नॉट गेट हमने बता दिया है ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस्ड इट. एंड गेट और एंड गेट हमने बता दिया. अब एंड के साथ अगर आपने उसके आगे एक बबल लगा दिया तो विच वुड बिकम नॉट गेट. ठीक है. सॉरी, नैंड गेट. तो एंड के आगे अगर आपने एक नॉट, एक बबल बना दिया तो विच विल बिहेव एज कि आपने आपने क्या किया है, एक एंड गेट से जो भी आउटपुट आया है उसको आपने एक नॉट गेट में डाल दिया है. ठीक है. और इन दोनों को कंबाइंड, इन दोनों को जब हम कंबाइंड करके लिखेंगे तो दिस विल बिकम नैंड गेट. और नैंड गेट का क्या काम, क्या होगा कि भाई जो आपका आउटपुट आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना है. तो एंड गेट में आपके आउटपुट क्या आते थे, सिर्फ जब ये दोनों 1 1 होते थे तभी आपका आउटपुट, सॉरी,
तभी आपका आउटपुट क्या आता था, 1 आता था। ठीक है, तो अगर आप नैंड गेट में देखेंगे तो क्या होगा, 1 1 के केस में आउटपुट 1 आता था, तो नैंड गेट में अब ये 0 हो जाएगा। यानी कि बाकी सारे कॉम्बिनेशन में 0 1 1 0 एंड 0 0। इन तीनों केसेस में एंड गेट में क्या आएगा, 0 0 0, और नैंड गेट में क्या आएगा, 1 1 एंड 1। तो बात समझ में आई। एंड गेट के आउटपुट को अगर आप नॉट गेट से गुजार देते हैं तो दिस एंटायर इफेक्ट विल बिकम नैंड गेट। ठीक है, वैसे ही और गेट है, इसी के आगे अगर आपने बबल लगा दिया तो विच वुड बिकम नॉर गेट, और लॉजिक सेम है, जैसे एंड का नैंड हो जाता है वैसे ही और का एक्स नॉर हो जाता है। ठीक है, अब ये एक गेट जो है वो थोड़ा सा स्पेशल है, ये और उसी का कॉम्प्लीमेंट है एक्सऑर और एक्सनॉर। ठीक है, तो एक्सऑर गेट क्या होता है बेसिकली, ये क्या होता है, जब आपके आउट इनपुट डिफरेंट होते हैं तब ये 1 देता है। यानी कि 1 1 के केस में क्या आएगा, एक्सऑर गेट में 0, और एक्सनॉर गेट में 1। एक्सनॉर गेट को हमने बताया ही था क्या होता है, 0 1 के केस में, 1 1 के केस में, एंड सॉरी 1 0 के केस में, एंड 0 0 के केस में क्या होगा। तो एक्सनॉर तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एक्सनॉर में क्या होगा, जब दोनों आउटपुट सेम होंगे तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज आउटपुट 0 होगा। ठीक है, और इसी का इनवर्स होता है आपका, इसी का कॉम्प्लीमेंट होता है आपका एक्सऑर गेट। तो उसमें क्या होता है, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, और दिस विल बी 0। तो इसी एक्सऑर गेट को हम एक और तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि इफ द नंबर ऑफ वंस आर इवन, तो आपका आउटपुट आएगा 0। यहाँ भी नंबर ऑफ वंस आपके इवन है, और पहले के केस में भी नंबर ऑफ वंस इवन है, यानी कि 2 है। ठीक है, तो वहां पे आपका आउटपुट आएगा 0। अदरवाइज नंबर ऑफ वंस आपके ऑड हैं तो वहां पे आपका आउटपुट आएगा 1। ये एक्सऑर गेट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये आपका एक्सऑर लॉजिक हो गया। बाकी बाकी हमने ये बता ही दिया है आपको कि एन वेरिएबल से कितने बूलियन फंक्शन बनेंगे, और वो कैसे निकल के आता है, ये आपने फंक्शन वाले पार्ट में पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब लॉजिक्स की बात करें तो एंड और कैसे होते हैं, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों हैं। नैंड नॉर क्या है, कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। इनहेबिशन इम्प्लीकेशन आर नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, इसलिए इनका इस्तेमाल भी नहीं करते हम बुलियन अलजेब्रा में। नैंड नॉर आर यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है, अब डिमार्गन फॉर्म, सॉरी डीजनरेटिव फॉर्म क्या होते हैं कि इन अगर आपका सेम ऑपरेशन मल्टीपल, अगर आपका सेम ऑपरेशन एंड नॉर कुछ भी हो, अगर वो मल्टीपल वेरिएबल्स पे परफॉर्म हो रहा है तो आप उसको मल्टीपल इनपुट गेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी तक जो गेट डिस्कस करे थे उसमें क्या था, 2 ही इनपुट होते थे और एक आउटपुट होता था। तो अगर आपको ए बी सी इन तीनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो क्या करते थे आप, पहले 2 के बीच में ऑपरेशन करा लो एंड ऑपरेशन, और फिर उसका जो आउटकम आएगा यानी ए डॉट बी, उसमें आप सी को भी इंक्लूड कर लो, या फिर आप उसको डायरेक्टली इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, लिखने का क्या है, आपका कोई भी फॉर्म आप लेके चल सकते हो। तो ये आपका हो गया, ये क्या हो गया आपका नॉन डिजनरेटिव फॉर्म, और ये हो गया आपका डिजनरेटिव फॉर्म। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब ड्यूअलिटी के बारे में आपको नहीं बताएंगे, ये आप ऑलरेडी देख चुके हो। ठीक है, एक चीज, कॉम्प्लीमेंटिंग अ बुलियन एक्सप्रेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे, जैसे आपका कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे मान लो आपका यही एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे। ठीक है, तो ड्यूल प्रॉब्लम आपको बता ही दिया है, क्या करना है, इंटरचेंज द ऑपरेशन और इंटरचेंज द आइडेंटिटी। ठीक है, तो जैसे ये ऑपरेशन है, ये एक्सप्रेशन है, इसका आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आप इसका ड्यूल फाइंड आउट करो। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये इसका ड्यूल है। कैसे है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड वेरीफाई। यहाँ पे जो और ऑपरेशन है वो यहाँ पे डॉट बन गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो और ऑपरेटर है वो यहाँ पे एंड बन गया। ठीक है,
कॉम्प्लीमेंट जैसा पहले था वो वैसे ही रहेगा, और इनके बीच में यहाँ पे क्या था, डॉट था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और दूसरा आपको स्टेप्स क्या करना है, अब इंडिविजुअल वेरिएबल जो हैं उनको आप कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सी है तो यहाँ पे आप सी कॉम्प्लीमेंट कर दोगे, ठीक है, इधर, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ए को आप डायरेक्टली लिख दोगे, और इधर क्या करेंगे, बी को कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से आप किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही स्टेप्स आपके लंबे चौड़े बुलियन एक्सप्रेशन पर भी लागू होगा। अब ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, यानी कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी जो आपने पढ़ा होगा इन बेसिक सी कोर्स में, वो वैसे ही रहता है। जो सबसे पहले हम ब्रैकेट इवेलुएट करते हैं, फिर नॉट क्योंकि आपका यूनरी ऑपरेटर है, फिर एंड की प्रेसिडेंस है, एंड देन और ऑपरेशन। ये ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन है आपका। एंड ड्यूरिंग द इन्वर्जन, एक नोट पॉइंट है, बिफोर द बाइनरी ऑपरेटर इज नॉट सेम एज दैट ऑफ डूइंग द इन्वर्जन आफ्टर द ऑपरेशन, ठीक है। इट इज वैलिड ओनली फॉर नॉट गेट, ठीक। मतलब क्या है, डूइंग द इन्वर्जन बिफोर द बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट सेम एज, इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर जैसे आप मान लो आपका ये केस है, x प्लस वाई, ठीक है। तो हम अगर हम x प्लस वाई एक गेट में डाल दिया, ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट करें, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू सेइंग कि आपने x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट का और ऑपरेशन किया है, ठीक है। दिस इज नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट, ओनली दिस इज ट्रू फॉर विच गेट, नॉट गेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स बताया हुआ है ना। अभी हम इस ओके, मान लो जो आपका नैंड गेट है, मान लो आपका जो और गेट है, सॉरी, मान लो जो आपका और गेट है, अगर आपने इनपुट को जो है पहले कॉम्प्लीमेंट करके तब इसमें भेजा, यानी कि x और y को आपने पहले कॉम्प्लीमेंट कर दिया, x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो यहां पे क्या निकल के आएगा, और गेट से x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और दूसरी तरफ नैंड गेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, नैंड गेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, नैंड गेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, x और y आपने भेजा है, तो क्या होगा, सबसे पहले x इंटू वाई निकलेगा और इसका कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों फॉर्म को देखो, दे आर एग्जैक्टली सेम। कैसे सेम है, आप इस पे डिमार्गन थ्योरम अप्लाई करो, इस पे डिमार्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो टोटल का कॉम्प्लीमेंट है वो वेरिएबल पे चला जाएगा और ऑपरेशन इनका चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस वाई, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं बबल्ड और गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड और गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड और गेट इज इक्विवेलेंट टू नैंड गेट। सिमिलरली बबल्ड नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू और बाकी जो बबल्ड नॉर गेट और बबल्ड एंड गेट है, ये भी इनका भी इक्विवेलेंस आप चेक कर सकते हो, ठीक है। हाँ, और ये कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज हैं इन केस ऑफ एक्सऑर गेट। कैसे, अगर एक्सऑर गेट आपने पढ़ लिया, उसका हमने एक शॉर्ट फॉर्म भी बता दिया, इट काउंट्स द नंबर ऑफ वंस। तो अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो एक्सऑर गेट का रिजल्ट आएगा 0, अगर नंबर ऑफ वंस आपके ऑड है तो एक्सऑर गेट का रिजल्ट आएगा 1, ठीक है। तो एक्स एक्स का एक्स एक्सऑर एक्स
क्या होगा, अगर x 1 है तब भी नंबर ऑफ वंस इवन होंगे, और x अगर 0 है तब भी नंबर ऑफ वंस इवन होंगे। इन दैट केस आउटपुट विल बी 0। सिमिलरली x और x कॉम्प्लीमेंट के बीच में आप XOR करेंगे तो हमेशा रिजल्ट 1 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर x 1 होगा तो x कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। सिमिलरली अगर x 0 होगा तो x कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, एंड यू विल एंड अप विथ नंबर ऑफ वंस एज ऑड नंबर ऑफ वंस। तो आप इन दैट केस आपका आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, सिमिलरली 1 के साथ करेंगे तो ये x कॉम्प्लीमेंट वैल्यू आएगी, और 0 के साथ XOR करेंगे x का तो x आएगा। ठीक है, सिमिलरली इसका थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट फॉर्म भी लेके चलें। अगर आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या होगा, बेसिकली इट वुड बिकम x नॉर गेट। अगर आपने यही कॉम्प्लीमेंट सिंगल वेरिएबल पे भी अप्लाई किया विच इज ऑल्सो सेम, तो अगर आपने टोटल रिजल्ट का कॉम्प्लीमेंट किया या किसी भी एक सिंगल वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट किया, यू विल एंड अप विद x नॉर गेट। ठीक है, आप इसको ट्रूथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हो। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। ठीक है, ये आपका जो बुलियन अलजेब्रा इसमें है, डिस्क्रीट लॉजिक में, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी। तो हम इसलिए बहुत डिटेल में उधर नहीं जाना चाहते हैं, हमारा कोर्स सफर करेगा। नाउ इनहिबिट बिट, ये क्या होता है? अगर एंड गेट में आपने एक और लाइन डाल दी, लॉजिक डाल दिया, और उसमें हमेशा 0 करोगे तो क्या होगा, आपका आउटपुट हमेशा 0 आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ पे बाकी के इनपुट क्या है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस इनपुट। ठीक है, ये कुछ स्पेशल इनपुट होते हैं, जब आप सीओ पढ़ोगे तो वहां पे आपको आएगा इनेबल चिप। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी एक स्पेशल सिग्नल से हम पूरे सर्किट के ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। सिमिलरली नॉर गेट एंड गेट में ये काम हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमने 1 दे दिया, तो अब यहाँ पे कुछ भी लॉजिक होगा, आउटपुट आपका हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक गेट को डिसेबल कर सकते हैं फ्रॉम परफॉर्मिंग इट लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, इसी तरीके से हम एक पूरे इंटीग्रेटेड चिप या एक पूरे सर्किट को डिसेबल कर सकते हैं ठीक है, यूजिंग इनहिबिट बिट। अच्छा, पॉजिटिव और निगेटिव लॉजिक आपने शायद सीओ में पढ़ा होगा। पॉजिटिव लॉजिक में क्या होता है, हाई को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली दैट इज वोल्टेज बिटवीन 3 to 5 वोल्ट, 3 to 5 वोल्ट। ठीक है, और लो को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली दैट इज अ वोल्टेज लेस देन 3। ठीक है, और निगेटिव लॉजिक में जस्ट रिवर्स होता है, यानी कि -5 to -3 को, -5 to -3 वोल्ट को हम 1 बोलते हैं, और -3 से 0 वोल्ट को, -3 से 0 वोल्ट को हम हाई लॉजिक बोलते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव एंड निगेटिव लॉजिक होता है। ठीक है, कई कई जगह पे उसको 5 की जगह पे 7 भी बोला जाता है। सो बेसिकली दैट इज डिपेंडेंट ऑन द चिप, आप किस चिप का प्रयोग कर रहे हो, उसमें पावर सोर्स क्या आपको अलाउ करता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम की तरफ जाऊंगा, अगर इफ यू कैन रिकॉल सेट थ्योरी से, अगर आपको वेन डायग्राम का पता हो। ठीक है, क्यों वेन डायग्राम पे हम जाना चाहते हैं, बेसिकली वेन डायग्राम का ही एक थोड़ा सा आप कह सकते हो एक मॉडिफाइड स्वरूप है, विच इज के मैप। और के मैप से क्या होता है बुलियन सर्किट में, उसका क्या इस्तेमाल है, वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम चलते हैं, जैसे मान लो आपका ये एंड लॉजिक है, पॉजिटिव लॉजिक, हम जब तक आपको बोला नहीं जाए आप हमेशा पॉजिटिव लॉजिक मान के चलोगे। ठीक है, और ये आपका निगेटिव लॉजिक के केस में हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं वेन डायग्राम की तरफ। तो ये x इक्वल्स टू 0 के लिए हमने ले लिया, x इक्वल्स टू 1 के लिए ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों का आपने गोला बना लिया। ठीक है, मान लो आपके पास 2 वेरिएबल है, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो क्या है, x इज प्रेजेंट बट y इज नॉट, तो x इनटू y कॉम्प्लीमेंट। और ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसमें क्या है, x प्रेजेंट नहीं है, यानी कि x कॉम्प्लीमेंट इनटू y। ठीक है, और ये जो बीच का पोर्शन है, इसमें क्या है, x और y दोनों प्रेजेंट हैं, तो x डॉट y। और इन सबके बाहर क्या है, नाइदर x प्रेजेंट नॉर y प्रेजेंट, यानी कि x डॉट x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वेन डायग्राम में बुलियन वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करना है
यू अंडरस्टूड, आई होप सो। ठीक है, इसके वेन डायग्राम का इस्तेमाल करके भी आप जो बूलियन अलजेब्रा के रूल्स, थ्योरम्स एंड आइडेंटिटीज हैं, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा x, ठीक है, और x इंटू वाई क्या है, ये है, तो पूरा का पूरा x, पूरा का पूरा x प्लस x इंटू वाई, इन दोनों का सम कितना आया, जस्ट x, जस्ट एक्स, दिस पार्ट, यही तो आया। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन लॉ है। तो कहने का मतलब ये है, वेन डायग्राम से भी आप इन चीजों को जो बुलियन अलजेब्रा और उनकी आइडेंटिटीज है उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 वेरिएबल वाले। 3 वेरिएबल वाले में क्या करोगे, एक्स वाई और जेड, आपने 3 वेरिएबल बना लिए। अब इसमें क्या हो गया, यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है, वाई और जेड एब्सेंट है, यानी कि एक्स इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या है, y प्रेजेंट है, x और z एब्सेंट है, तो जो एब्सेंट है उसका आप कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए। बीच वाला पोर्शन जहां पे तीनों सर्किल कोइंसाइड कर रहे हैं, वहां पे x, y और z तीनों प्रेजेंट है, ठीक है। और ये एक पोर्शन जो है, ये जो एक पोर्शन है उसमें क्या है, x और z तो प्रेजेंट है, बट y प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे y प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वेन डायग्राम से भी आइडेंटिटीज को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। और ये आपके कुछ बुलियन अलजेब्रा लॉज हैं जो हम ऑलरेडी केनेथ रोसन में डिस्कस कर चुके हैं, नॉट, एंड, और, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये आपने सेट थ्योरी में भी पढ़े हैं, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो आई थिंक वी कैन जस्ट अवॉइड इट, ठीक है, इस पे हम डिस्कशन अवॉइड कर सकते हैं। ठीक, अब एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, लेट मी टेल यू। अच्छा, एक चीज ये है कि जब आप कोई कोर्स पढ़ते हो, ठीक है, तो आप आपका जो भी सेमेस्टर के फाइनल होता है उसका एक एग्जाम होता है, यू विल राइट जो भी आपका होता है। कुछ चीजें सिलेबस से थोड़ा सा, सिलेबस में आपको हाई एंड पे लगेगी कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू में हमेशा वही एक्स्ट्रा चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी कोर्स तो सब कवर करते हैं। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, दिस वॉज नॉट द कैरिकुलम, ये हमारे कोर्स में किसी किसी भी इंस्ट्रक्टर ने या किसी भी प्रोफेसर ने हमारे टाइम पे नहीं बताया था। लेकिन जब मैं आईआईटी दिल्ली का इंटरव्यू करने, आई मीन इंटरव्यू में बैठा था, सो आई वॉज आस्क्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर थ्योरम, ठीक है। थ्योरम को स्टेट करने के लिए नहीं बोला गया था, आई वॉज गिवन अ सिनेरियो, ठीक है, इस तरीके का मुझे एक सिनेरियो दिया गया था और बोला गया था उसका आउटकम क्या आएगा और किस बेसिस पे आएगा, ठीक है। तो सिंस आई न्यू दैट और मैंने वो बताया, सो आई गॉट सेलेक्टेड फॉर मास्टर प्रोग्राम, एमटेक प्रोग्राम, ठीक है। अब कंसेंसस थ्योरम आपका क्या कहता है, इफ अ वेरिएबल इज इंगेज्ड विथ सम अदर वेरिएबल, मतलब कि ए इंगेज है y के साथ या a इंगेज है b के साथ, so if a variable is engaged with some other variable and its complement is engaged with some other variable, ठीक है। तो a b के साथ इंगेज है यहाँ पे, और a का कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसी तीसरे वेरिएबल के साथ इंगेज्ड है, यानी कि a कॉम्प्लीमेंट c, and the next term is formed by the leftover variable। leftover variable मतलब क्या है कि a के अलावा, यानी कि इधर से b और इधर से c, तो यानी कि bc, ठीक है। then the term becomes the term become a redundant term, ठीक है। तो this could be same as saying this, ठीक है। तो आप इसमें BC को, इस केस में आप BC को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे हमने एब्जॉर्प्शन लॉ में दिखा, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या था, x प्लस एक्स जेड, एक्स प्लस एक्स जेड क्या है, एब्जॉर्प्शन लॉ। और इसका दूसरा तरीके से कैसे हो सकता है कि x हमने कॉमन लिया, दिस विल बिकम, दिस वुड बिकम 1 प्लस जेड, ठीक है। 1 प्लस जेड को आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हो, तो 1 इंटू एक्स इज एक्स, ठीक है। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन लॉ यहाँ से भी वेरीफाई होता है, और ये आपका होता है कंसेंसस थ्योरम। अगर कोई वेरिएबल किसी एक वेरिएबल के साथ इंगेज है और उसी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट किसी तीसरे वेरिएबल के साथ इंगेज्ड है, तो दूसरे और तीसरे वेरिएबल के डॉट प्रोडक्ट से जो टर्म बनता है वो रिडंडेंट टर्म होगा,
ठीक है, इसको हम के मैप से भी वेरीफाई करेंगे। ठीक, अच्छा, मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो यहीं पे आप देख लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझा दूंगा। मैंने आपको बताया था दो तरह के बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो जितने प्रोडक्ट टर्म हैं उनका समेशन, यानी कि ये पार्ट आप इसमें देखो, हर प्रोडक्ट टर्म है, ठीक है, और उसका सम किया गया है, तो प्रोडक्ट है और उसका सम किया गया है। दूसरा होता है, शॉर्ट में बोलते हैं उसको पॉस, POS, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी पहले आप सम करोगे फिर प्रोडक्ट करोगे, लाइक दिस। पहले हमने सम किया, उसके बाद हमने दूसरे सम के साथ इसका प्रोडक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके दो तरीके हैं बुलियन एक्सप्रेशन को लिखने के लिए। और इस केस में यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में इन जो टर्म्स को बोलते हैं मिन टर्म्स, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में जो टर्म्स मिलते हैं, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उनको बोलते हैं मैक्स टर्म। ठीक है, तो प्लस वाले में हम इसको बोलेंगे मैक्स टर्म और डॉट वाले में बोलेंगे मिन टर्म। ठीक है, बाकी हमने लिटरल क्या होते हैं ये आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब एक चीज और, इसी कंसेंसस थ्योरम को अब देखो, तो यहाँ पे ए बी के साथ में है, यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट सी के साथ में है। ठीक है, तो यहाँ पे BC जो टर्म है वो रिडंडेंट है। ठीक है, लेकिन इसको हम मल्टीपल वेरिएबल तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि BC तो रिडंडेंट है ही है, लेकिन अगर आपने इसके साथ में DEFZ कितने भी टर्म लगा दिए, वो सारे के सारे, वो टोटल टर्म ही आपका रिडंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस कंसेंसस थ्योरम कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब ट्रांसपोजिशन थ्योरम क्या है? बेसिकली ऑपरेटर्स एंड एसोसिएशंस आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, आप ड्यूल फाइंड आउट करते हो बेसिकली, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ ड्यूल फाइंड आउट करते हैं। ड्यूल में क्या होगा, यहाँ पे प्लस का डॉट हो जाएगा, यहाँ पे डॉट का प्लस हो जाएगा। ठीक है, ड्यूलिटी। ठीक है, तो ड्यूल किसी भी, मैंने बताया था किसी भी एक्सप्रेशन का ड्यूल जो है अपने एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट होता है, अपने मूल एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट होता है। एब्जॉर्प्शन लॉ आपको बताने की जरूरत नहीं है। रिडंडेंट लिटरल रूल, ORing of a variable with ending of its complement by another variable results in ORing of those variable। ठीक है, थ्योरी हो गई, इट वुड बिकम समथिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आसान शब्दों में आप इसको एक्सप्रेशन से समझिए। अगर कोई वेरिएबल है और इसका कॉम्प्लीमेंट किसी दूसरे वेरिएबल के साथ इंगेज है, तो यू कैन सिंपली राइट इट आउट एट x+y। ठीक है, मैं इसका प्रूफ नहीं बताने जा रहा। क्यों नहीं बताने जा रहा? क्योंकि जब आप इसको वेन डायग्राम में बना के देखोगे तो यू विल एंड अप बीइंग द सेम। ठीक है, तो चलो मैं पहले वाले का आपको बता के दिखा भी देता हूं। ये क्या है? XY कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, XY कॉम्प्लीमेंट, बीच वाला पार्ट क्या है? दिस इज XY, दिस इज XY, और ये क्या है? X कॉम्प्लीमेंट Y। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? X प्लस X कॉम्प्लीमेंट Y। X तो ये पूरा है ना भाई, X इज दिस एंटायर थिंग, और Y क्या है? और X कॉम्प्लीमेंट Y क्या है? सिर्फ इतना, सिर्फ इतना, इसके इधर ये और ये। ठीक, दोनों का सम ले लो, x+y नहीं हो गया? सो इन दिस वे यू कैन वेरीफाई विद द वेन डायग्राम एज वेल। ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी आई थिंक ये बता ही दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट में जो टर्म्स होते हैं उनको मिन टर्म बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स में यानी जो प्लस वाले टर्म्स होते हैं उनको मैक्स टर्म बोलते हैं। ठीक है, और ये एंड गेट में आप इसका इस्तेमाल देख भी सकते हो। 0 0 को हम कैसे लिखेंगे? 0 0 मतलब x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट। ठीक, 0 1 का मतलब x कॉम्प्लीमेंट y,
10 का मतलब x y कॉम्प्लीमेंट और 11 का मतलब x y। मिन टर्म्स को लिखने का तरीका ये है, ठीक है। और मैक्स टर्म कैसे लिखेंगे, इसी का जो मैक्स टर्म होगा उसमें क्या होगा, x प्लस वाई, यानी उसका ड्यूल, उसका इन्वर्ट। ड्यूल तो सेम होता है, इसी का आप इन्वर्ट निकाल लोगे तो वो हो जाएगा मैक्स टर्म। यानी कि यहाँ देखिए x x कॉम्प्लीमेंट y है, तो जब इसका मैक्स टर्म करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म लिखेंगे तो x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मिन टर्म्स का इन्वर्ट कर दो तो आपको करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आएगी, ये क्या है, सम और कैरी क्या है। सो फॉर अ मोमेंट लेट अस स्किप दिस पार्ट। और जब मैं आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट बताऊंगा, जस्ट आफ्टर एंटायर थिंग हैज बीन के मैप हैज बीन डिस्कस्ड, उसके बाद मैं इस पे दोबारा रिटर्न होके आपको तरीका बताऊंगा कि ये क्या चीज है, और बेसिकली आप कैसे किसी भी बुलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे किसी बुलियन फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप जो डिफरेंट बुलियन फंक्शन या डिस्प्ले डिवाइसेस हैं वो कैसे वर्क करते हैं, विल फाइंड दोज। ठीक है, तो अभी आपके जो डी ई एफ जो भी फंक्शन है इसको विल बी स्किपिंग एट द मोमेंट, और सबसे पहले हम के मैप डिस्कस, ठीक है। सो के मैप क्या होता है, इसको सिंपल टर्म में इनफॉर्मली, नॉट फॉर्मली, आप कहीं इसको डेफिनेशन में नहीं लिख देना कि ऐसा होता है, इनफॉर्मली हम इसको देख सकते हैं, वी कैन व्यू दिस एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ व्यू वेन डायग्राम ओनली, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ वेन डायग्राम का मतलब क्या है, ये आपका वेन डायग्राम है, ठीक है। इधर आपने एक सेट बना दिया ए, और ए के बाहर जो पूरा यूनिवर्स हो गया वो क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। हमने ए को थोड़ा सा और फैला दिया, थोड़ा सा ओवल कर दिया, और उसको आधे पार्ट में ले आए, ठीक है। तो यही आपका के मैप हो गया, सिंगल वेरिएबल, ठीक है। सिमिलरली बी के केस में बी और बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख दिया, बी को थोड़ा सा और स्ट्रेच करके हम और ऊपर तक ले गए और फिर उसका आधा पार्ट ले लिया, ठीक है। तो ये सिंगल वेरिएबल के मैप हो गया जो हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो ये डबल वेरिएबल का के मैप मिलेगा। डबल वेरिएबल का के मैप मतलब, देखिए आप ध्यान से देखोगे ए वाले में तो पहला रो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा क्या है, ए। और बी के केस में क्या है, पहला कॉलम बी कॉम्प्लीमेंट है और दूसरा कॉलम है बी। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, क्या निकल के आएगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखिए, ठीक है। ए अभी भी कॉम्प्लीमेंट है बट सेकंड कॉलम में क्या है, बी डायरेक्ट फॉर्म में है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है। सिमिलरली अब सेकंड रो में चलते हैं, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड रो क्या है, एंटायर ए। तो इस रो में आप ध्यान से देखो, ए जहां भी आया है, सेकेंड रो में ए जहां भी आया है वो डायरेक्ट फॉर्म में, कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट रो में आप देखेंगे तो ए जहां भी आया है वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, ठीक है। तो ऑल एवरीथिंग एवरीवन अंडरस्टूड। और सिमिलरली बी के लिए देखिए, फर्स्ट कॉलम में बी कॉम्प्लीमेंटेड है ऑलवेज, और सेकेंड कॉलम में देखिए तो बी आपका डायरेक्ट फॉर्म में है, नॉन कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड। तो ये हो गया आपका के मैप। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। एडजेसेंट सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें से आप देखिए तो ये कॉर्नर वाले जो टर्म्स हैं, कॉर्नर वाले जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। बाकी हर सेल जो है एक दूसरे का एडजेसेंट है, जैसे कि ये दोनों अगल बगल के सेल है, ये भी दोनों अगल बगल के सेल है, ये दोनों आपस में अगल बगल के सेल हैं, ये दोनों आपस में अगल बगल के सेल हैं, ठीक है। ये हो गए एडजेसेंट सेल्स। तो ये तो हो गए आपके दो वेरिएबल के केस में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, तीन वेरिएबल के केस में ले जाते हैं। तो के मैप को अगर आपको लिखना पड़े इसके बीच इसके विषय में दो लाइन है, तो यू कैन सिंपली राइट इट एज के मैप इज अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स, each cell is represented by a minterm, means group of literals. Any two neighboring cell will be differed by only one cell.
या ओनली वन वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन दोनों को एडजेसेंट सेल बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल का अंतर होगा। एक ही वेरिएबल का अंतर का मतलब क्या है, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट सेम है, अंतर किस में आया, सिर्फ बी और बी कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, सिमिलरली इफ यू आर सेइंग दैट दीज टू सेल्स आर एडजेसेंट, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में सिर्फ एक ही वेरिएबल का अंतर होगा। ठीक है, यानी कि एक ही वेरिएबल का अंतर होगा। अब वो अंतर कैसा है, जैसे यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे ए है, ठीक, बाकी बी दोनों जगह पे सेम है। ठीक है, तो अब ये चीज समझ में आ गई कि एक वेरिएबल का अंतर का मतलब वो होता क्या है। ठीक है, अब अब आप ध्यान से देखो तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिखते हैं, 0 0 लिखते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, 0 1, ए कॉम्प्लीमेंट बी को 0 1, ए बी कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं हम 1 0 और ए बी को लिखते हैं हम 1 1। ठीक है, मतलब जहां भी कॉम्प्लीमेंट आएगा वहां पे 0 लिखेंगे, जहां पे नॉन कॉम्प्लीमेंटेड है वहां पे 1 लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इसको कह सकते हो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अगर आप इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालोगे तो दिस वुड बी 0, दिस वुड बी 1, दिस वुड बी 2 एंड दिस वुड बी 3। ठीक है, समझ में आ गया तो दो वेरिएबल का। अब आप एक काम करो, आप इस दो वेरिएबल में एक और वेरिएबल ले आओ, सी, बी के साथ में सी ले आओ। ठीक है, तो इसमें आपको कितने, बी और सी के बीच में कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 4 कॉम्बिनेशन। ठीक है, रीजनिंग सेम रहेगा। ठीक, तो और आपको एक चीज पता है, एडजेसेंट सेल क्या होते हैं, जिसमें सिंगल वेरिएबल का ही डिफरेंस है। तो जब हम यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ सिंगल वेरिएबल का ही चेंज आएगा। तो अगला टर्म हमने लिखा बी कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बी सी और उसके बाद आएगा बी कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है, तो पहले सेल में क्या है, तीनों कॉम्प्लीमेंटेड है, यानी कि 0 0 0, 0 0 0 का मतलब क्या हो गया, 0। ठीक है, इस सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है यानी कि 0, और बी और सी कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है यानी कि 1 एंड 1। तो 0 1 1 का मतलब क्या होता है, 3। इसलिए आप यहाँ पे बहुत छोटे में देखोगे तो क्या लिखा है, 3 लिखा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत छोटे में तो 3 लिखा है। ठीक, सिमिलरली इस जरा इस सेल पे नजर डालते हैं। इस सेल पे थोड़ा सा लास्ट वाले इस सेल में नजर डाल, यहाँ पे आपका क्या आएगा, सॉरी, इस सेल में क्या होगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है, ए नॉट कॉम्प्लीमेंटेड है यानी कि 1। ठीक, और बी नॉट कॉम्प्लीमेंटेड है यानी कि 1, और सी कॉम्प्लीमेंटेड है यानी कि 0। तो 1 1 0 का जब आप डेसिमल वैल्यू निकालोगे वो आएगा 6। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6। ठीक, तो ये हो गया। आप इनको बाइनरी नंबर सिस्टम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और उसका करस्पॉन्डिंग डेसिमल भी। ठीक है, और इसमें से कौन कौन एडजेसेंट होंगे, ये दोनों एडजेसेंट सेल हैं, ये दोनों एडजेसेंट सेल हैं, ये दोनों एडजेसेंट सेल हैं। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों एडजेसेंट सेल हैं, ये दोनों एडजेसेंट सेल हैं, ये दोनों एडजेसेंट सेल हैं और ये दोनों एडजेसेंट सेल हैं। ठीक है, इसके साथ में पहला और इधर ये वाला लास्ट, पहला और ये वाला लास्ट, ये दोनों भी एडजेसेंट सेल हैं। क्यों, बाय डेफिनेशन एडजेसेंट सेल में क्या होता है, सिंगल वेरिएबल का चेंज होता है। तो यहाँ पे तीनों कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे एक नॉट कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि सिंगल वेरिएबल का चेंज है। तो ये दोनों एडजेसेंट सेल है। ठीक है, एडजेसेंट सेल का एक बहुत ही बड़ा यूज है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, इसलिए आपको ये चीज बार बार बताई जा रही है, एडजेसेंट सेल क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, सिमिलरली आप इस सेल को देखें तो यहाँ पे ए को छोड़ के ये दोनों कॉम्प्लीमेंटेड हैं, और इस सेल को ध्यान में रखिए तो यहाँ पे क्या है, ए और बी नॉट कॉम्प्लीमेंटेड है, यानी कि यहाँ भी जो है वो चेंज किस में है,
सिर्फ बी में चेंज है। यहाँ पे बी क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड है, और यहाँ पे बी क्या है, नॉट कॉम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, तो इन दोनों को भी हम एडजेसेंट सेल बोलेंगे। तो ये तो हो गया दो वेरिएबल के केस में। अब अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ए को पहले लिखें और बी और सी को इधर बाद में लिखें। आप यू कैन चेंज दिस एज वेल। ठीक है, तो आप सी को यहाँ लिख दो और ए और बी को यहाँ चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ नंबरिंग में चेंज आएगा। ठीक है, तो जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पे, तो पहला सेल अब क्या हो जाएगा, पहला सेल यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो जीरो, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि जीरो, बी यानी कि वन, और सी कॉम्प्लीमेंट यानी कि जीरो। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, दो। दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तीन वेरिएबल में क्या है, इसकी वैल्यू वन, और यहाँ पे थ्री वेरिएबल में इसकी वैल्यू क्या है, टू। ठीक है, तो इट्स तो इससे आपको ये लग रहा होगा कि आगे इसमें कुछ चेंज है। चेंज नहीं है, चेंज इस सेंस में नहीं है। आपका यहाँ पे सिर्फ नंबरिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, यहाँ पे वन का और यहाँ पे टू। आई मीन नंबरिंग जब आप करोगे तो ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। बट जो इसका पर्पस है के मैप का, टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ लिटरल्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन द बुलियन एक्सप्रेशन, वो अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सफिशिएंट एग्जांपल्स देखेंगे और फिर आपको क्लियर हो जाएगा क्यों नहीं अफेक्ट आएगा। ठीक है, सिमिलरली फोर वेरिएबल के मैप ऐसे ही बना लोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कैसे कैसे होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ नंबर में, 0 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ठीक है, सिमिलरली इधर क्या होगा, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। तो पहले सेल में क्या होंगे, पहले सेल में 0 0, ये रो 0 0 और 0 0 1। इस सेल में क्या होगा, ये 0 0 और ये ऊपर से 0 1 यानी कि 1। तो इसमें क्या आएगा, 0 0 0 1 यानी कि 1। यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 1 1 0 0 1 1, इसका मतलब 3, इसका मतलब 3। और यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 1 0 यानी कि 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0 1 और ऊपर से क्या आएगा, 1 1। तो 0 1 1 1 यानी कि 7। तो आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड कि इसका नंबरिंग पैटर्न क्या है। और इसमें क्या है, ये दोनों एडजेसेंट सेल है, ये दोनों एडजेसेंट सेल है, ये दोनों एडजेसेंट सेल है। इनफैक्ट ये और ये यानी कि 4 और 6 भी एडजेसेंट सेल है, 0 और 8 भी एडजेसेंट सेल है, 2 और 10 भी एडजेसेंट सेल है। ठीक है, तो ये एडजेसेंट सेल का के मैप और एडजेसेंट सेल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो है अब जो है अब जो है हम एक बुलियन फंक्शन लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये मान लो आपका बुलियन फंक्शन है। अच्छा, बुलियन फंक्शन का आपने दो फॉर्म पढ़े हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट। अगर किसी एसओपी फॉर्म में यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट में हर टर्म में, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, अगर हर टर्म में सारे वेरिएबल प्रेजेंट हों। ठीक है, जैसे कि ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, उसमें देयर आर थ्री वेरिएबल्स ए बी और सी। अगर किसी बुलियन एक्सप्रेशन में, तीन वेरिएबल के बुलियन एक्सप्रेशन में हर टर्म में तीनों वेरिएबल प्रेजेंट हों, आइदर इन डायरेक्ट फॉर्म और इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, तो उसको हम कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। कैनोनिकल, CANONICAL, कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म क्या हो गया, लेट मी रिपीट अगेन। मान लो अगर आपको कोई तीन वेरिएबल का बुलियन फंक्शन है और हर मेन टर्म में तीनों वेरिएबल प्रेजेंट हो, आइदर इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और इन डायरेक्ट फॉर्म, कोई भी वेरिएबल किसी भी फॉर्म में हो, बट सारे के सारे वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के फॉर्म को हम कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। और केमैप की एक सबसे बड़ी दुश्वारी क्या है कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो कैनोनिकल फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब के मैप में क्या होता है, तो लेट्स राइट इट डाउन। तो आपका ये 3 वेरिएबल के मैप है, ऊपर हमने देख लिया कैसे बनता है, अब हम उसमें और नहीं जाएंगे, ठीक है। और आपका ये एक टर्म प्रेजेंट है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये चीज प्रेजेंट है। दूसरा आपका टर्म है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, यानी कि ये चीज आप देख लेना, यू कैन वेरीफाई इट, ठीक है। तीसरा टर्म है ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यहाँ पे। और चौथा टर्म है आपका ए बी सी, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। जितने भी एडजेसेंट सेल हैं उसके बीच में आप पेयरिंग कर सकते हो, ठीक है। पेयरिंग करने का मतलब क्या है, ये हमने एक पेयर कर लिया एडजेसेंट सेल। अच्छा, पेयरिंग जो होगी हमेशा एडजेसेंट सेल्स के बीच में ही होगी, यानी कि ये एक पेयर हो सकता है और ये भी एक पेयर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे जितने पेयर बनेंगे यू कैन सिंपली फॉर्म दैट पेयर, ठीक। अब क्या करना है, उस पेयर में जो कॉमन वेरिएबल हैं सिर्फ उन्हीं से नया टर्म बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पेयर बन गया, ठीक है। इस पेयर में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, इधर से देखेंगे तो आप सेम रो में है तो ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, ए कॉम्प्लीमेंट हमने लिख दिया, ठीक है। और यहां ऊपर से देखेंगे क्या कॉमन है, बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, क्योंकि सी चेंज हो गया, यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है और यहाँ पे सी डायरेक्ट फॉर्म में, तो सी को नहीं लेंगे। लेकिन कौन सा कॉमन है, कौन सा ऐसा अनचेंज वेरिएबल है, दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए के साथ में बी कॉम्प्लीमेंट को भी रखेंगे, ए के साथ में बी कॉम्प्लीमेंट के रखेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। दूसरा टर्म कहाँ से निकाल के लाएंगे, ये वाला। अब इसमें कौन सा कॉमन वेरिएबल है, पहला एक कॉमन वेरिएबल है सी, और पहला आपका कॉमन वेरिएबल है ए। अब इस पेयर में दूसरा कॉमन वेरिएबल क्या है, आप देखोगे तो यहां से बी जो है वो कॉमन है, ठीक है। क्योंकि सी चेंज हो रहा है फिर से, यहाँ पे सी नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, तो ए के साथ में लिखेंगे सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो इस पूरे सर्किट का मिनिमाइजेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमाइज्ड फॉर्म हो गया ये, ठीक है। आप इसको चाहें तो एलिमेंट्स कॉमन ले लेके भी कर सकते हैं, जैसे कि यहां से हमने ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया, या ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लिया। यहां से देखो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले तो क्या बचेगा, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ठीक है, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। और आपको पता है सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यानी कि कॉमन जो हमने लिया था ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट वही निकल के आ गया, क्योंकि इसके साथ में यहाँ पे वैल्यू सी इंटू सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। सिमिलरली यहाँ हमने कॉमन ले लिया ए बी कॉमन लेते ही क्या हो गया, यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, तो वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ पे ए बी इंटू 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्किट मिनिमाइजेशन या बुलियन एक्सप्रेशन मिनिमाइजेशन का तरीका, ठीक है। अब लेकिन आप ध्यान में रखिए, तो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स का क्या मतलब है, बेसिकली इन नंबर्स का मतलब है इनको आप इनके बाइनरी फॉर्म में लिखो। तो जीरो को बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0, और 0 0 0 को वेरिएबल के एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, जहां भी जीरो आएगा वहां पे कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली 1 को कैसे लिख सकते हो, 0 0 1, और 0 0 1 का मतलब 0 0 1, ठीक है। सिमिलरली 6 का मतलब क्या हुआ, 1 1 0, 1 1 0 कैसे लिखेंगे, 1 1 0, और ये लास्ट वाला है 7, 7 को कैसे लिखेंगे, 1 1 1, 1 1 1 का मतलब 1 1 1, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग गया, आपको एक आइडिया लगे। अच्छा, मेन टर्म्स के लिए जब भी 0 1 2 या इस प्रकार के एक्सप्रेशन लिखे होते हैं तो उनके साथ ये सम ऑफ प्रोडक्ट लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। और अगर यही प्रोडक्ट ऑफ सम होता तो क्या लिखते हैं उसको, पाई, ठीक है, सिग्मा और पाई, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, इसके लिए, ठीक है। एक
एक दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई 4 वेरिएबल के मैप है, ठीक है। तो हाँ, आप इसमें देखो कि अगर 2 1 प्रेजेंट हैं तो आप क्या बना सकते हो, पेयर, ठीक है। अगर मान लो 4 1 एडजेसेंट सेल में हैं तो उसके लिए हम बना सकते हैं क्वाड, ठीक है। तो जैसे इस केस में इस 4 वेरिएबल के मैप में देखिए, अगर इस 4 वेरिएबल के मैप पे नजर डालें तो आपका क्या बन रहा है, एक पेयर बन रहा है यहाँ पे। जितना बड़ा से बड़ा क्वाड पेयर या जितना बड़ा से बड़ा हमारे पास ग्रुपिंग हो सकती है एलिमेंट्स की, हम वो करेंगे। और ग्रुपिंग हमेशा कैसे होगी, 2 टू द पावर n के फॉर्म में, ठीक है। n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कैसे भी हो सकती है, ठीक है। तो 2 टू द पावर 1 का मतलब 2, यानी कि दो दो एडजेसेंट सेल के बीच में अगर 1 प्रेजेंट है तो हम पेयर बना सकते हैं। 4 एडजेसेंट सेल के बीच में अगर 1 है, 4 एडजेसेंट सेल के बीच में 1 है तो वहां पे हम क्वाड बना सकते हैं। 8 एडजेसेंट सेल के बीच में हम ऑक्टेट बना सकते हैं। 16 एडजेसेंट सेल के बीच में क्या बना सकते हैं, वो 16 की ग्रुपिंग, देन 32, देन 64 एंड सो ऑन, ठीक है। नॉर्मली 8 से ज्यादा की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब तो मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका पेयर बन रहा है। अब पेयर 4 वेरिएबल में अगर पेयर बनेगा तो देखो यहाँ पे क्या चीज कॉमन है, बी, ठीक है। इस रो में देखेंगे तो आप बी कॉमन है क्योंकि ए चेंज हो रहा है। और इस पूरे कॉलम में सी और डी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी और सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हो गया इस पेयर के करस्पॉन्डिंग, इस पेयर के करस्पॉन्डिंग आपका ये टर्म मिला है, ठीक है। अच्छा, अब इस ऑक्टेट के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, लेट अस सी दैट। अब इसमें आप देखेंगे तो ऊपर क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज क्या हुआ, डी में चेंज हुआ। यहाँ पे डी था, यहाँ पे डी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट था, इधर सी हो गया, ठीक है। तो इसमें सी और डी दोनों में चेंज हो रहा है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। सी और डी दोनों नहीं रहेगा इस ऑक्टेट के करस्पॉन्डिंग, क्वाड के करस्पॉन्डिंग। इधर क्या कॉमन बच रहा है आपका, जस्ट नोट, कुछ गलती हो गई, हाँ, सी बाय डी और ये सी डी, एक्चुअली ये सी डी एस है, थोड़ी सी गलती हो गई, सो आई मेड अ मिस्टेक। ये सी डी है, ठीक है, नॉट सी डी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, दिस इज सी डी, दिस इज सी डी, ठीक है। तो इस इस क्वाड के करस्पॉन्डिंग क्या चेंज हो रहा है, सी कॉम्प्लीमेंट का सी हो गया, ठीक है। यानी कि डी अनचेंज्ड है तो हमने यहाँ पे डी लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली इधर देखो तो ए कॉम्प्लीमेंट का ए हो गया, ठीक है। तो ए में चेंज हो गया बट बी में चेंज नहीं हुआ। बी यहाँ पे भी डायरेक्ट फॉर्म में है, यहाँ पे भी डायरेक्ट फॉर्म में है, तो लिख दिया बी, तो बी डी, ठीक है। अब थोड़ा सा पिक्यूलियर केसेस की तरफ जाते हैं। तो मान लीजिए ये आपका 3 वेरिएबल का के मैप है। 3 वेरिएबल के मैप में अगर ये आपका एक क्वाड बन रहा है तो इसमें क्या है, इसमें क्या है आप देखेंगे तो ए में भी चेंज आ रहा है, रो वाइज देखो तो ए में भी चेंज आ रहा है, कॉलम वाइज देखेंगे तो बी में भी चेंज आ रहा है, सिर्फ सी आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन का आउटकम आ गया सी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या निकल के आ रहा है कि अगर हम पेयर बनाएंगे, अगर हम पेयर बनाएंगे तो हमारा एक वेरिएबल कम हो जाएगा, नंबर ऑफ लिटरल्स दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड इज 1। अगर आप क्वाड बनाओगे यानी कि चार चार की ग्रुपिंग करोगे तो आपके 2 वेरिएबल खत्म होंगे। और अगर आप ऑक्टेट बनाओगे तो आपके 3 वेरिएबल खत्म होंगे, ठीक है। और अगर आप 16 का ग्रुपिंग बनाओगे तो आपके 4 वेरिएबल कम होंगे। तो नंबर ऑफ जो पेयर की ग्रुपिंग है और नंबर ऑफ वेरिएबल जो कम होंगे उन दोनों के बीच में आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा, दैट इज लॉग का, लॉग बेस्ड टू का रिलेशन, ठीक है। नॉर्मली 4 से ज़्यादा वेरिएबल के लिए हम के मैप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 4 वेरिएबल तक के मैप का यूज कर सकते हैं क्योंकि वो आई मीन ह्यूमन हमारे लिए इजी होता है करना। 5 वेरिएबल का के मैप थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है।
तो उसको भी कर सकते हैं, इवन 6 आई मीन 5 के ऊपर 6-7 वेरिएबल का भी कर सकते हैं, बट वो विजुअलाइज करना इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है बेसिक के मैप है। अब इससे रिलेटेड, के मैप से रिलेटेड जो इसमें टर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो मान लो ये आपका एक के मैप है, ठीक है। ये एक के मैप है और इसमें ढेर सारे टर्म आपको दिख रहे होंगे, ये 2 टर्म है, ये 2 टर्म है, ये 2 टर्म है और ये 2 टर्म है, ठीक है। तो इसमें ढेर सारे टर्म्स हैं। अब इन टर्म्स को क्या कहते हैं के मैप के कॉन्टेक्स्ट में, लेट अस सी दैट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इम्प्लीकेंट। इम्प्लीकेंट क्या होता है? द मिन टर्म corresponding to a single one in a K map is known as implicant, ठीक है। तो इम्प्लीकेंट कौन कौन से हैं? ये एक इम्प्लीकेंट है सिंगल वन के करस्पॉन्डिंग, ये एक इम्प्लीकेंट है, ये एक इम्प्लीकेंट है, ये एक इम्प्लीकेंट है। मतलब जितने भी सिंगल वन है वो सब एक इम्प्लीकेंट है। तो जैसे इस इम्प्लीकेंट की बात करें तो इसका रो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट बी और इधर से हो गया सी डी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बी सी एंड डी कॉम्प्लीमेंट, ये एक आपका इम्प्लीकेंट हो गया। तो इम्प्लीकेंट सबको समझ में आ गया। एनी मेन टर्म जो कि प्रेजेंट है के मैप में उसको हम इम्प्लीकेंट बोलेंगे, ठीक है। अब बात आती है प्राइम इम्प्लीकेंट किसको बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ लिटरल्स corresponding to all possible grouping in a K map is known as a prime implicant, ठीक है। तो जैसे आपने एक ये पेयर बना दिया तो इसको हम प्राइम इम्प्लीकेंट बोलेंगे, ठीक है। ये आपने एक क्वाड बना दिया, ये भी एक प्राइम इम्प्लीकेंट है, ठीक है। तो जितने भी तरह के पेयरिंग, क्वाड, ऑक्टेट बनते हैं वो सब प्राइम इम्प्लीकेंट कहे जाते हैं, ठीक है। अब इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है? इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट इज अ प्राइम इम्प्लीकेंट ओनली विच इज यूनिकली ग्रुप्ड। इसका क्या मतलब है? इस क्वाड को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। इस क्वाड को आप ध्यान से देखिए। इस क्वाड में, इस क्वाड के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ए सी डी, ठीक। ये यूनिकली ग्रुप हो सकता है। क्या आप किसी और तरीके से क्वाड बना सकते हो क्या? नहीं, एक यही तरीका है क्वाड बनाने का। तो ये हो गया इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, ठीक है। अब ये जो पेयरिंग है, ये जो पेयरिंग है, अगर आपने क्वाड बना ही लिया है, अगर आपने क्वाड बना ही लिया है तो ये वाला वन जो है वो क्वाड में आ गया ऑलरेडी। अगर आप फिर भी, ठीक है, दिस वन हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन अ क्वाड, ठीक है। अगर अगर आप अगर आप इस वन को इस लास्ट वाले वन के साथ फिर से पेयर बनाओगे, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा? रिडंडेंट हो जाएगा, ठीक है। रिडंडेंट हो जाएगा, यानी कि अब ये वन दो जगह पे आप ग्रुप करने को कर सकते हैं, उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन चूंकि ये अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक नहीं रहा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। जरूरत ही नहीं है इस तरीके की पेयरिंग करने की, ठीक है। तो ये हो गया आपका के मैप, ठीक है। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स तरीके भी बताए गए हैं, जैसे कि ये आई डोंट रिकमेंड टू गो विद दिस, ठीक है, क्योंकि आपका जो ये कोर्स है वो एक बेसिक कोर्स है और ये जो आप चीज़ें देख देख रहे हो वो आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में डेल्व होते हैं, उसको अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो एग्जार वगैरह में जस्ट अवॉइड दिस पेज, ठीक है। आप पढ़ के अगर समझ में आता है तो इट्स वेरी गुड। अगर आप डाउट क्लास में हम रखेंगे, वहां आपको कोई डाउट है, आई विल डेफिनेटली शेयर, अगर किसी को कुछ लोगों को प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है, आई डोंट रिकमेंड टू गो विद दिस, ठीक है। अच्छा, तो ये जो आपने के मैप पढ़ा है, बेसिकली ज्यादातर आप देखोगे तो वो सम ऑफ प्रोडक्ट के ही फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। एक के मैप जो है वो पीओएस के फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में भी हो सकता है।
उसमें चेंजेस क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ सम के केस में यहाँ पे क्या होता है, पाई, और यहाँ पे जो m होते हैं वो कैपिटल्स में लिखा जाता है। कैपिटल्स में m का मतलब है मैक्स टर्म और स्मॉल में m का मतलब है मिन टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे 0 1 6 7 अगर प्रेजेंट है तो 0 1 6 एंड 7, और मिन टर्म्स के केस में अंदर अंदर आप क्या लिखते हो, कोई अगर इम्प्लीकेंट प्रेजेंट है तो 1, बट मैक्स टर्म में जो इम्प्लीकेंट प्रेजेंट होता है उसको हम लिखते हैं 0। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसकी पेयरिंग करोगे आप, इसकी पेयरिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी पेयरिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, सॉरी, इसकी पेयरिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए इंटू बी, ठीक है, इधर आ गया। और क्योंकि ये क्या है आपका मैक्स टर्म्स है तो डॉट, और इसकी पेयरिंग करेंगे तो आप क्या निकल के आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे तो इसी प्रकार से हम मैक्स टर्म्स को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। और एक चीज होता है आपका के मैप में डोंट केयर कंडीशन, ठीक है। तो डोंट केयर ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको आप चाहो तो पेयरिंग में इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था उसमें ये टर्म प्रेजेंट था और ये टर्म प्रेजेंट था, ठीक है। बट उसके साथ में कुछ और भी टर्म्स हैं जो डोंट केयर है, जो प्रेजेंट रहें या ना रहें उससे हमारे सर्किट को कोई कोई एक्सप्रेशन को फर्क नहीं पड़ता है। तो डोंट केयर टर्म्स क्या होते हैं कि आप इनका यूज कर सकते हो टू फॉर्म पेयर, क्वाड, ऑक्टेट, एनीथिंग, ठीक है। तो हमने एक क्वाड बना लिया और एक पेयर बना लिया, ठीक है, और इसकी करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आएगी लिख देंगे, ठीक है। बट यू मे चूज टू इग्नोर देम एज वेल, ठीक है। आपको सूट करता है क्वाड, पेयर, ऑक्टेट बनाने में तो यू कैन यूज इट, अदरवाइज आप उसको स्किप भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे, तो मैं आई विल डेफिनेटली शेयर दैट एज वेल। और दिस वाज योर के मैप, ठीक है। के मैप से रिलेटेड आई विल रिकमेंड यू तो अब डिस्क्रीट में तो बहुत डीप में नहीं मिलेगा। आई विल जस्ट रिकमेंड यू टू गो एंड सर्च ओवर द इंटरनेट, आपको कुछ सैंपल एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जस्ट एक बार आप उनको देख लो, कुछ सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, दैट्स इट। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन, जिसमें हम आपको कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट, कुछ स्पेशल टाइप के सर्किट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।